तो आज मॉडर्न का लास्ट क्लास है। 3 चैप्टर हम लोग देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद कल से एंशिएंट या मेडिवल दोनों में से कोई एक ले लेंगे और 4 दिनों में उसको रैप अप करेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का थोड़ा थोड़ा सा कम कम चीज देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और डिस्कस किया जाए चीज। आप लोग देखिए यहाँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहले प्री एंड पोस्ट। पहले प्री देख लेते हैं। ठीक। तो एक्टिव रिवीजन कैसे किया जाए, और जब आप लोग पढ़ रहे हैं अपने बुक्स, स्टैंडर्ड बुक, वहाँ पे क्या किन किन चीज़ों को फोकस करा जाना चाहिए, वो थोड़ा सा इसमें बताया गया है। वही करना है, ठीक है। और 21 दिन बच गया है। 21 दिन भी बहुत होता है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग 21 डेज काफ़ी होता है। 20 डेज, 21 डेज में रिवीजन करके और 4-5 फुल लेंथ टेस्ट लगा के, जैसे 5 या 4 ही लगाते हैं, 5 लगाते हैं तो 2 जीएस के लिए लगाइए और 3 सी सेट के लिए लगाइए। क्योंकि जीएस में ऑलरेडी 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा काम। लेकिन सी सेट में काम नहीं बनेगा, तो सी सेट को 3 मॉक टेस्ट लगाइए, सो दैट टाइमली कंप्लीट कर सके। और अभी तक तो आइडिया हो ही गया होगा कि पहले आपको रीडिंग कंप्रेhension करना है, या क्वांट करना है, या रीजनिंग करनी है। तो अभी तो स्ट्रेटेजी वगैरह आप लोग बना चुके होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे पहले जो अपराइजिंग हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसको देखना है, जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। यहाँ पे अपराइजिंग पीरियड, रीजन, लीडर्स, काउजेस, ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहा, इसलिए सिग्निफिकेंस है, यूपीएससी क्या फोकस कर रही है इन सब चीजों पर। पहला है सन्यासी रिवोल्ट। ईयर भी याद रखना है, और ये यूपी पीसीएस और डिफरेंट स्टेट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। 1763 से 1800। कहाँ रीजन, कहाँ, बंगाल में। और कौन ये करे थे, सन्यासी और फकीर जो मांगते फिरते हैं भीख और दीक्षा, उन लोगों ने करा था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, तो ये लोग रिलीजियस भी होते थे, और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन और कन्वर्जन वगैरह का जो इशू चल रहा था वो काउजेस थे। ब्रिटिश क्या करी, वायलेंट सप्रेशन, वायलेंट सप्रेस्ड कर दी। फर्स्ट मेजर पीजेंट रिवोल्ट हुआ, इसमें पीजेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। और ये जो चीज है, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो नॉवल है आनंद मठ में भी इसका डिस्क्राइब उन्होंने करा था। अगला है चुआर अपराइजिंग। ये 2 फेज में चला था, 1766 से 72, और 1795 से 1816 तक। ये भी बंगाल में जो हॉट एरिया था वहाँ मिदनापुर। और इसके जो लीडर थे वो दुर्जन सिंह थे। लैंड रेवेन्यू की डिमांड थी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जमींदार वहाँ पे, जो ट्रेडिशनल जमींदार थे उनको डिस्प्लेस करके कंपनी अपनी लोगों को वहां पे करती थी। मिलिट्री एक्शन हुआ, फिर ट्राइबल पीजेंट्स का अलियंस हुआ, ट्राइबल भी और पीजेंट साथ में आके इसमें इस अपराइजिंग में पार्टिसिपेट करें। और ये ट्राइबल रेजिस्टेंस था, ट्राइबल का पहली पहली बार ब्रिटिश के अगेंस्ट वो लोग खड़े हुए। उसके बाद ये पजासी, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है देखिए आप लोग। 1793 से 1805 में हुआ, केरला के मालाबार तट पर। और जो लीडर्स थे वो वर्मा नाम रखिएगा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ई होगा वर्मा। फजासी राजा ये लीडर थे। हेवी टैक्सेशन लगा दी थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इंटरफेरेंस इन लोकल रूल, सभी का लोकल ट्रेडिशनल रिलीजियस जो टिन होता है, टिल्ट होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और जो ट्रेडिशनलिस्ट है उनके लिए तो और काफी इंपॉर्टेंट है। गुरिल्ला वारफेयर इसमें पहली बार देखा गया। ठीक है, इंस्पायर्ड लेटर अपराइजिंग, जो साउथ में अगला जो इसके बाद अपराइजिंग हुआ उसको काफी इंस्पायर करा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, काफी ऑर्गेनाइज्ड था ये। अगला है रमोसी। रमोसी अपराइजिंग 1822 से 29 में वेस्टर्न घाट में हुआ। ठीक है, इसके जो लीडर थे चित्तूर सिंह थे, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट थी। और ब्रिटिश तो उस समय सुप्रीम थी, सुप्रीम फोर्स था। ठीक है। तो काफी सप्रेस्ड हुआ, कंटिन्यू टिल 1839। और अर्ली चैलेंज इन वेस्टर्न इंडिया, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था रमोसी पर। हम लोग देखेंगे वेस्टर्न घाट यानी साउथ इंडिया।
ऐसे रखो। ओवरऑल साउथ इंडिया में हुआ था। ओम रिवोल्ट 1828 से 1833, नाम से ही थोड़ा सा ट्राइबल लग रहा है, असम में हुआ। गोमधर कुंवर इसके लीडर थे। और रीजन था अटेम्प्ट टू रिस्टोर ओम रूल। मतलब उनका एक छोटा सा रीजन था, उसमें ओम रूल चलता था, अपने ट्रेडिशनल रूल्स वगैरह थे, तो उनको उनके जगह ब्रिटिश अपनी रूल जमींदारी ये वो वही सारा घुमा फिरा के जो रीजन्स हैं, रीजन्स काउजेज, दो चार कीवर्ड को समेट लेना है और हर एग्जाम में वही लिखना है। ये कारण था, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस उनकी सब तेज कर दी गई थी, वेस्टर्नाइजेशन करने की जरूरत थी, लैंग्वेज को थोपा जा रहा था, यही सब है। ट्रीटी नेगोशिएट हुआ ब्रिटिश और इनके बीच में, और पार्शियल ऑटोनॉमी ग्रांट किया गया। ठीक है, लास्टेड टिल 1838। उसके बाद कोल रिबिलियन 1831 से 32 काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यूपीपीसीएस और डिफरेंट स्टेट, बिहार झारखंड वहाँ पूछा जा चुका है। छोटा नागपुर एरिया था। और बुद्धू भगत ये झारखंड से रिलेटेड है। लैंड एलियनेशन और एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स था। ब्रूटल सप्रेशन हुआ। लार्ज स्केल ट्राइबल अपराइजिंग इसमें हुआ और कवर्ड मल्टीपल ट्राइब्स। खासी अपराइजिंग ये भी नॉर्थ ईस्ट में, नाम से ही ये गारो खासी जैंतिया हिल जो उधर है, तो उन्हीं पे इनका नाम है। 1829 से 1833 हुआ मेघालय में, तिरोट सिंह। और वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था थ्रू खासी हिल। तो जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तो पेड़ को काटा जा रहा था। और ट्राइबल्स पेड़ को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और डिकूज का जो बाहरी लोग हैं, उनका आगमन हुआ, मनी लेंडर्स, और उनकी ट्राइबल्स की महिलाओं के साथ ये लोग काफी बदसलूकी भी करते थे। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और मिलिट्री एक्शन हुआ, लीडर डिपोर्टेड, लास्टेड फॉर 4 इयर्स। ट्राइबल लैंड राइट इशू यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये भी झारखंड से है, संथाल या हूल रिवोल्ट। ये यूपीएससी 2021 में पूछ चुकी है। 1855 से 56, सिद्धू भगत सिद्धू एंड कानू, यहाँ पे दो भाई थे, सिद्धू एंड कानू। और झारखंड बंगाल कॉन्टिन्यूस रीजन है, तो वहां पे हुआ था। ऑपरेशन बाय जमींदार, एक्सप्लॉयटेशन बाय दीकू। यूपीएससी दीकू भी वर्ड पूछ चुकी है, उसका मतलब होता है आउटसाइडर, एलियन, जो बाहर से जाके उनके टेरिटरी में घुस के उनको अपना स्लेव बना के उनका एक्सप्लॉयटेशन करना। यही सारा हर चीज हर जगह यही मिलेगा। मासेकर ऑफ मोर देन 50,000 लोगों का। लार्जेस्ट प्री 1857 रिवोल्ट, जस्ट बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857, एक साल पहले की घटना है। 1855 से 56 में ये हुआ था, जस्ट एक साल पहले। ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर ट्राइबल मूवमेंट्स, अब यहाँ से ट्राइबल मूवमेंट जो झारखंड बंगाल कॉन्टिन्यूस एरा में था, तो ये काफी स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलेगा। पाइका रेबेलियन 1817 में उड़ीसा में। बक्सी जगबंधु, इन सब का नाम इम्पोर्टेंट है। सिद्धू कान्हू, तिरोत सिंह, बुद्धू भगत, बक्सी जगबंधु, ये सब नाम इम्पोर्टेंट है। और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और डिसअर्मामेंट ऑफ पैकाज। ठीक है। वायलेंट सप्रेशन हुआ, फर्स्ट आर्म्ड रिवोल्ट था ये। और रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो उड़ीसा गवर्नमेंट, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के लिए। की पैटर्न फॉर यूपीएससी 2011 जो 2030 ट्वेंटी थर्ड ट्रेंड्स। और ट्राइबल एंड पीजेंट्स अपराइजिंग, ट्राइबल में कोल खासी संथाल, इनको करना है। और फोकस था लैंड राइट्स। पीजेंट्स में सन्यासी चुआर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। बस यही याद रखना है की चीज। लैंड राइट्स इशू, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट। ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ था, ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा हॉट बेड थे। वेस्ट में महाराष्ट्र, साउथ में केरला, नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय। असम में हम लोग ओम देखे थे, फिर मेघालय में देखे थे वो वाला। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ठीक है, 80% क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। रिलीजियस एंड कल्चरल इंटरफेरेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल रूलर्स। तो पहले के लोग काफी मतलब लोयल होते थे, कि मैंने उनका नमक खाया, उनके यहाँ काम करा, तो अपने बेटे को भी वहीं भेजते थे। तो अगर रूलर को अगर वहां हटा दिया जा रहा है, तो गांव के लोग, अगल बगल के लोग जो भी उनके टेरिटरी में होते थे, वो लोग सपोर्ट करते थे उनको। गांव में भी देखते होंगे कि उनका दादा काम करते थे उनके यहाँ, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। अभी तो ये सब चीजें खत्म हो गई हैं।
लेकिन उस समय काफी दिया जाता था, नमक नमक हराम बोला जाता था उनको, और वो लोग काफी सीरियसली ये सब चीजों को लेते थे। मॉडर्न रिलेवेंस क्या है? संथुल हूल जो रिवोल्ट था, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर करा है। पैका रेबेलियन, वही उड़ीसा में 200 एनिवर्सरी 2007 में था, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने एज ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया। कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। अर्ली अपराइजिंग जो 1760 से 1820 तक हुआ, और मैच्योर फेज 1830 से लेकर 1857 तक चला। नेचर क्या था अर्ली वाले में? लोकलाइज था, स्पॉन्टेनियस था, रह रह के उभर जा रहा था, फिर सप्रेस होता था, फिर बंद हो जाता था। तो गांधी ने काफी अच्छे से इन सब चीजों को स्टडीज करी कि ऐसे नहीं आजादी ली जा सकती है, या ब्रिटिशर्स को नहीं निकाला जा सकता है, इस एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नॉन वायलेंस तरीके से ही हटाया जा सकता है। मैच्योर में मोर ऑर्गेनाइज और लार्जर स्केल पे था। ट्रेडिशनल चीफ्स, रिलीजियस लीडर्स जो लोग नेतृत्व करते थे। इसमें करिस्मेटिक लीडर जो उभर के आते थे, उनके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और आर्टिकुलेशन स्किल जो होता था, जैसे सिद्धू कानू। ठीक है, बाद में हम लोग कल देखे थे बिरसा। ठीक है। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था? एडहॉक मिलिट्री एक्शन होता था, सिस्टमैटिक सप्रेशन पॉलिसीज वो लोग लेके आए, इंस्पायर्ड लेटर मूवमेंट्स। ये यहाँ पे जो मूवमेंट्स हुआ, ये इंस्पायर किया यहाँ के लोगों के लिए। डायरेक्टली पेव द वे फॉर 1857, लास्ट में जो निकल के आया वो हमारा 1857 रिवोल्ट हुआ। सन्यासी के बारे में, फर्स्ट मेजर पीजेंट रिवोल्ट, पाइका फर्स्ट आर्म्ड रिबेलियन हुआ। संथाल लार्जेस्ट प्री 1857 ट्राइबल रिवोल्ट था, कोल 1831 में हुआ। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। छोटा नागपुर में, खासी मेघालय में देखा हम लोगों ने, भील वेस्टर्न घाट, और पाइका रेबेलियन इन एनसीईआरटी ये 2019 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद संथुल और हुल ये प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में आया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है। तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा हुआ टफ, इसको 10 बार पढ़ लीजिएगा तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। एक हफ्ता भी रिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। वो प्री था, अब ये पोस्ट हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे, प्री 1857 डिस्कस कर रहे थे, अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट 1857 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और बताइए, किसी को कुछ बोलना वाला नहीं है? आप लोग बात उत नहीं करते हैं, आते हैं चुपचाप सेशन करके चले जाते हैं, कुछ बोलिए। म्यूजिक व्यूजिक नहीं बजाइएगा। हाँ, हीबा के बारे में बोलना था। हीबा हीबा ने काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा था, मैंने नहीं देखा है आंसर। मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा और मैंने बोला कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन, वैसे ही पर कमांड इरेस्पेक्टिव ऑफ आंसर, आंसर गलत था, लेकिन जो वे था वैसे ही वे हमारा होना चाहिए। ठीक है। तो हीबा ने काफी मेहनत करी है, उसी तरह से आप लोग भी मेहनत करिए, और मार्क्स तो आ ही रहे हैं। ठीक है। कोई ऐसा है जिसका सीसेट में प्रॉब्लम हो रहा है? बताइए। कोई है जो सीसेट में किसी का प्रॉब्लम हो रहा है? प्रियंका। प्रियंका कैसा चल रहा है आपका? अभी लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है। और शिवम आए हैं क्लास में? शिवम से शाम में बात हुई, शिवम है, शिवम कश्यप। और योगेश है, योगेश। शोएब अख्तर सर आरसी में नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। शिवम कश्यप नहीं है। नहीं है। ठीक कश्यप का है। नहीं पता। बस शिवम कश्यप नाम है पूरा। मोहम्मद आलम, ये बताइए मोहम्मद आलम, ये कोई तरीका है आपका? आप गंजी पे करेंगे, हम भी शर्ट खोल के अगर ऐसे करेंगे सेशन रिवीजन करके। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। चलिए,
पॉपुलर अपराइजिंग्स इन इंडिया, हमारे साथ लड़कियां भी यहाँ पे हैं। आई एम वेरी पॉपुलर वेरी सॉरी। पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया 1857, समरी ऑफ यूपीएससी। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिगो रिवोल्ट, जो हम लोग देखे थे, गांधी के समय भी देखे थे, तीन कठिया वाला सिस्टम था। इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह हिंदी में कहते हैं, 1859 से 60। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसको 2-3 बार पूछ रखा है। अभी रिसेंट ईयर में नहीं पूछा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने एनालाइज करा 1979 से, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं कि यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। बंगाल रीजन था। और ये लीडर का भी नाम याद रखना, मैचिंग में भी आ सकता है, दिगंबर बिस्वास, विष्णु विश्वास, ठीक है। काउजिस क्या था? फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, तीन कठिया, यानी एक कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता था, ठीक है, कट्ठा, ठीक है। तो इसमें 1/3, यानी 20 का 1/3 पे इंडिगो लगाना होता था। ऑपरेसिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये डैडन थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, इसको छोड़ दीजिए। ऑपरेसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। और वहां पे एक होता था ना, एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूँ, बाउंसर। अभी उसको बाउंसर बोलते हैं। जो ब्रिटिशर्स प्लांटर्स थे, वो अपने साथ बाउंसर रखते थे, और उनके हाथ में स्टिक्स भी होते थे। जब वो लगान या टैक्सेस लेने जाते थे, तो वो साथ में बाउंसर को, यानी बॉडीगार्ड, डराने के लिए, सो दैट टैक्सेस कलेक्ट करने, और उनकी पिटाई भी कर देते थे। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मेंशन है। कमीशन फॉर्म्ड हुआ 1860 में, लेड टू एंड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ये तो हुआ, लेकिन वहां पे और भी ज्यादा आप बुक पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन किया गया है कि 1860 तक, 1860 तक सिंथेटिक नील इंडिगो की खोज हो चुकी थी। ये तो ऑर्गेनिक प्रोसेस से उगाया जा रहा था। सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिगो की प्रोडक्शन होने लगी थी, तो फिर वो काफी सस्ता था, तो उनका यूज होने लगा, तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे ब्रिटिश ने खुद से ही छोड़ के वो चली गई। ये मेंशन है। यूपीएससी क्या फोकस करती है? फर्स्ट सक्सेस ऑफ पीजेंट रेसिस्टेंस, रोल ऑफ इंटेलिजेंसिया, जैसे दीनबंधु मित्र प्लेज, दीनबंधु अपने लेख में, और जो कॉमन प्लेज होता है, स्ट्रीट प्लेज, गांव गांव जाके अ, लोगों को एजुकेट करते थे इन सब चीजों पर। डेक्कन राइट 1875 में हुई, महाराष्ट्र, पूना और अहमदनगर एरिया में पीजेंट कलेक्टिव्स, हेवी लैंड रेवेन्यूज, मनी लेंडर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब रीजन था। बस यही 4-5 रीजन याद करके रखना है। उसी में से ऑप्शन आए तो टिक करना है, और मेंस का भी आंसर राइटिंग लिखना है, तो यही सब पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट, सरकार लेके आई, गवर्नमेंट लेके आई। फर्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे 1875 है, ठीक है, तो 1858 में क्राउन रूल हो गया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब, हड़प की नीति, एनेक्सेशन, ये सब चीज हटा दिया गया था। तो यहाँ पे कमेटी जो फॉर्म हुई, ये एक्ट जो लेके आई, तो ये दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि जो क्राउन है वो अच्छे से पीजेंट्स के हित में काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये नाम मात्र का दिखाने के लिए कागज पे था कि रिलीफ एक्ट लेके आई, लेकिन कुछ रिलीफ हुआ नहीं। एनसीईआरटी में काफी अच्छे से ये सब चीजें एक्सप्लेन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप एंटी मनी लेंडर मूवमेंट, मनी लेंडर का काफी यहाँ पे वर्चस्व था। एग्जाम्पल ऑफ रूरल इंडिपेंडेंस, यहाँ से रूरल, वही 2,000 रुपए की जरूरत होती थी, और 50% इंटरेस्ट रेट, 100% इंटरेस्ट रेट ऐसे चलता था। 2-3 महीने वो नहीं देते थे, वो क्यूमुलेटिव अमाउंट होता जाता था, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ा जाता था, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे मुंडा उलगुलान, वही बिरसा वाला जो कहानी आया 1899 से 1900, थोड़ा सा हम लोग कल पढ़े थे, छोटा नागपुर एरिया झारखंड में बिरसा मुंडा लीडर थे। लैंड एलियनेशन, फूट कट्टी सिस्टम, फूट कट्टी सिस्टम थोड़ा सा देखते हैं क्या था फूट कट्टी। फूट मतलब होता है जमीन, और कट्टी मतलब खुद से काटना, जमीन में खेती लगाना और खुद से काटना। तो उनका ये ट्रेडिशनल राइट होता था। तो ये खून कटी सिस्टम, जैसे जैसे ट्राइबल क्या था, ट्राइबल्स ट्राइबल्स आए, और यहाँ पे जंगल है, जंगल है, और इस एरिया को, उन जंगल को क्लियर करा, और इसको खेती योग्य भूमि बनाया, ठीक है, खेत जोतने योग्य भूमि बनाया, और उस पे फसल लगाया।
तो ये अधिकार मेरे परदादा ने झारखंड में आके ऐसा काम करा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरे परदादा के नाम से हो गया। आप में से किसी कोई और भी झारखंड से है तो फिर वो यहाँ पे एरिया को क्लियर करे और खेती योग्य भूमि बनाया, फिर उनका हो गया, फिर मेरे पापा आए तो फिर वो इस पे खेती करे, फिर मैं आया, मैं खेती करा। तो ये ट्रेडिशनल राइट सिस्टम था जो ब्रिटिश इसको नहीं मानती थी, और यहाँ पे लैंड एलियनेशन हो गया, फुटकट्टी सिस्टम। फिर बाद में टेनेंसी एक्ट आया, जहाँ छोटा ना CNT एक्ट, शॉर्ट में लिखते हैं CNT एक्ट आया 1908 में। ठीक है, बार बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 1905 में, झारखंड स्पेशली मैं बता रहा हूँ। तो ये सब यूपीएससी थोड़ा सा पूछ सकती है कि फुटकट्टी सिस्टम से व्हाट डज इट मीन, फुटकट्टी सिस्टम यानी ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड मेकिंग दैट लैंड फॉर क्रॉपिंग, और वहां से काट के जो फसल निकालेंगे वो हमारा होगा। और उस पे तो कोई टैक्स नहीं देता था, जैसे मेरे दादा नहीं दिए, मेरे फादर नहीं दिए, हम भी टैक्स नहीं दिए। अब ब्रिटिशर्स बोल रही है कि अब उस जमीन का आपको टैक्स देना होगा, नहीं दोगे तो लैंड एलियनेशन होगा। तो जो ट्रेडिशनल राइट चली आ रही थी वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। बिरसा अरेस्टेड एंड डाइड इन जेल ड्यू टू कलोरा, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दैट। इंस्पायर्ड ट्राइबल लैंड राइट्स एंड मूवमेंट। फिर बिरसा मुंडा एज ए फोक हीरो, वो अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगे। छोटा नागपुर टेनेंसी, देखो यहाँ पे मेंशन है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसका जो मतलब वो कंसिक्वेंसेज आया वो छोटा नागपुर CNT एक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1908। पंजाब किसान एजिटेशन 1907, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और यहाँ पे ईयर को भी देखते जाइएगा। अब आजादी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एंटी कोलोनाइजेशन बिल आया था, उसके खिलाफ लीडर डिपोर्टेड। और अर्ली लिंक्स बिटवीन नेशनलिज्म एंड पीजेंट इश्यूज। ठीक है। गदर पार्टी का भी कनेक्शन था। गदर पार्टी कहाँ से थी? पंजाब से थी, सैन फ्रांसिस्को में ये चली गई थी, सिस्को, USA। हाईलैंड रेवेन्यू हर जगह वही, चंपारण देख चुके थे हम लोग, आप इसको देखिएगा खुद से। खेरा भी हम लोग कल देखे थे। मोपला थोड़ा सा देख लेते हैं, 1921 मालाबार केरला, वरियन कुनथु। खिलाफत मूवमेंट के समय ये साथ में चल रहा था। और मोपला रेबेलियन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्युनल वाला इशू आ जाता है। क्योंकि बताइएगा कोई माइक ऑन करके, पीजेंट्स मुसलमान थे या लैंडलॉर्ड मुसलमान थे? हमें लगता है पीजेंट्स जो थे वो मुस्लिम थे। किसान सब। हाँ, पीजेंट्स जो किसान है वो मुस्लिम थे, और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदूज थे। तो हर जगह हिंदू मुस्लिम से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। लैंडलॉर्ड चाहते ही है एक्सप्लॉइट करना, दिल्ली में भी आप देखते ही हो। लैंडलॉर्ड कोई भी रहेंगे चाहेंगे टेनेंट से हम एक्सप्लॉइटेशन करके जितना से जितना ले। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, कॉम्युनल इशू भी नहीं थी। एनसीईआरटी में बिपिन चंद्रा काफी अच्छे से समझाते हैं कि रिलीजन डजेंट मैटर, इंटरेस्ट मैटर। इंटरेस्ट आपका मेरा सिंक हो रहा है तो वो काफी है। तो लैंड पीजेंट्स ने जब विद्रोह करा लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि दिस इज हिंदू एंड मुस्लिम इशू। तो महात्मा गांधी भी विजिट करे थे। और उस समय खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्युनलिटी आ जाता है। लैंडलॉर्ड टेनेंट टेंशन, ठीक है। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, और टेनेंट्स मतलब उस पे काम करने वाले, दोनों में टेंशन हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। और हर स्टेट के पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पे लाई जा रही है वो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 10 बार पढ़ लेना इसी को, सुबह से उठकर शाम तक। 10-10 मिनट सुबह में, 10 मिनट शाम में। ब्रूटल एक्सप्रेशन, कम्युनल टर्न हुआ, हिंदू मुस्लिम क्लासेस हो गए। लेकिन वहां पे तो बात हो रही थी जमींदारी का और एक्सप्लॉयटेशन का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफन आस्क्ड अबाउट इट्स ड्यूअल नेचर, इसका दो तरह का नेचर हो गया, एक तो एक्सप्लॉयटेशन का, एंटी ब्रिटिश और कम्युनल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बारदोली सत्याग्रह, यहाँ से सरदार पटेल का उदय होता है। 30% रेवेन्यू हाइक, विक्ट्री फॉर पीजेंट्स, पीजेंट्स जीत गए थे। अर्नड पटेल टाइटल, वहां के बारदोली, हाँ बारदोली है ना, बारदोली की औरतें जो थी, जो फीमेल थी, फीमेल पीजेंट से, उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। प्रीकर्सर टू सिविल डिसोबीडियंस, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस 1930 में होता है। ठीक है, की पैटर्न कैसे बनाना है, हमें नोट्स ऐसे बनाना है जैसे लिखा हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ पिजन मूवमेंट्स हुआ अर्ली,
जो हम लोग देख चुके हैं गांधी एरा में, नन वायलेंट, चंपारण, खेरा, बारदोली, और ट्राइबल का मुंडा उलगुलान, लैंड राइट्स फोकस, पीजेंट्स, इंडिगो, खेरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ईस्ट में कहाँ कहाँ हुआ, कहीं भी, जैसे मान लो मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाना हम लोग थोड़ा सा सीख जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हुआ उसको थोड़ा सा बॉक्स करिए अच्छे से, और यहाँ पे इसको टैग करिए फिगर 1, ट्राइबल रिवोल्ट्स, रिवोल्ट्स। इसको दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए ए किससे रिलेटेड, बी किससे रिलेटेड, या आप इसको एरो करके भी दे सकते हैं। 0.5 मार्क्स टू 0.75 मार्क्स। मैं एग्जामिनर रहूंगा तो मैं आपको ज्यादा दूंगा। बस यही है, स्पेस फिल करना है, कंटेंट इंग्लिश लिखना है, मार्क्स लेके जाना है घर। घर नहीं लबासना जाना है। वेस्ट में महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिखाइए, गुजरात दिखाना है गुजरात दिखाइए, साउथ में केरला दिखाना है यहाँ पे दिखाइए। ऐसे करके हम लोग काफी अच्छे तरीके से चलेंगे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। प्री गांधीयन मूवमेंट 1857 से 1915, और गांधीयन फेज 1917 से 1947। ठीक है, यहाँ पे आप खुद से देखिएगा थोड़ा सा। इंडिगो रिवोल्ट, फर्स्ट पीजेंट सक्सेस। ठीक है जॉनी, फर्स्ट पीजेंट सक्सेस। माइक ऑन करके अगर रखे हुए हैं कुछ बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। ठीक है, पटेल सरदार टाइटल नहीं बोलना है तो कोई फायदा ही नहीं है ऑन रखने का। एक्ट्स या लॉज, डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट, छोटा नागपुर एक्ट, टेनेंसी एक्ट 1908, चंपारण अग्रारियन एक्ट 1918। कोचिंग में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फी दोगे ऐसे नहीं कोई बताएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको 10 लेक्चर में 12 लेक्चर में मॉडर्न एक्सपेक्ट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को रैप अप करना है, तो वो किसी तरह कहीं से कहीं काट के कर देंगे ये सब चीजें। समझो मैं बड़ा भाई की तरह बता रहा हूँ कि ऐसे करोगे ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम निकलेगा, आसानी से निकलेगा। 4-5 साल पंचवर्षीय योजना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए और थोड़ा सा इसको रखिए। मोपला रेबेलियंस, डुअल नेचर, जो हम लोगों ने काफी डिस्कस करा है। फ्री में आपसे बात करते हैं फोन पे, आज ही 2 लोगों से बात करें। एक लड़के ने बोला सर पर्सनल बात करनी है, तो हो सके गर्लफ्रेंड वाला इशू, मैं बोला कि लेक्चर के बाद, सेशन के बाद करेंगे। बताइए, तो ये आप लोग नहीं, आप इम्पोर्टेंस देंगे तो कैसे होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर उसके साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चलता है उसके बाद, जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी लंदन जाते हैं। फर्स्ट RTC यहाँ पे बता रहे हैं। फर्स्ट RTC जो हुआ उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो बोला गया कि दूल्हा, मतलब बिना बारात का दूल्हा चली गई लंदन, क्योंकि कांग्रेस INC का वर्चस्व था, और जो कांग्रेसी मेन लीडर और ऑर्गेनाइजेशन थी, तो फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस नहीं गई थी, तो बोला गया था कि बारात तो चला गया, दूल्हा इंडिया में ही रह गया, यानी कांग्रेस नहीं आई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, वही गांधी इरविन जो टॉक होता है उसमें था कि गांधी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, और ये क्वेश्चन ये पूछा गया कि तीनों में कौन, कांग्रेस सिर्फ इसमें करी थी सेकेंड राउंड टेबल में, और BR अम्बेडकर तीनों में करे थे। ठीक है, 1930, 1931, 1932, और यही खत्म होने के बाद कॉमनल अवार्ड आता है। ठीक है, कॉमनल अवार्ड आता है, पूना पैक्ट होता है, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। पूना पैक्ट आता है, फिर उसके बाद पूना पैक्ट आता है, फिर उसके बाद पूना पैक्ट के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद CDM का दोबारा फेज चलता है 1932 से 1934। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं टाइम। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1934 से, यहाँ पे मैंने बोला सेकेंड फेज का जो 34 में कंप्लीट होता है। फर्स्ट 1930, सेकेंड 1931, थर्ड 1932। टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और अप्रैल में जाके खत्म हुआ, और गांधी ने
नमक कानून का उल्लंघन करा जाके। ठीक है, बस ये वाला फर्स्ट वाला याद होना चाहिए कम से कम। की लीडर्स कौन थे? गांधी, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, तेज बहादुर सप्रू, अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब थे। ठीक है, गांधी एज ए सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी यहाँ पे गए, कांग्रेस की तरफ से इकलौता रिप्रेजेंटेटिव थे। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेक्ट्रम में कहानी बताया गया है। यहीं पे विंस्टन चर्चिल थे, और गांधी को देखें धोती वोती में आधा खुला हुआ है शरीर, आधा ढका हुआ है, तो अर्धनग्न फकीर का जो दिया गया है कि नाग्ड फकीर, अर्धनग्न फकीर, तो वो चर्चिल ने ही कहा था, यही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटर कर रहे थे। ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल में ब्रिटिश ऑफियल्स थे, प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर से संरक्षण प्राप्त था। मेजर इवेंट्स क्या होता है? डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह, फॉरेस्ट लॉ वायलेशन होता है, नो टैक्स कैंपेन होता है भारत में। सेकेंड राउंड के समय फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी जा रहे थे वहां पे, तो वो माइनॉरिटी की बात रख रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स रोल, प्रिंसली स्टेट तो ब्रिटिशर्स के छोटे भाई थे। ठीक है, तो वो उन्हीं के साथ थे। सेकेंड राउंड टेबल गांधी इरविन पैक्ट होती है मार्च 31 में, गांधी डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, लेकिन मानने वाले तो नहीं थे। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में क्या बात होती है? मेजर इवेंट्स जो हुआ, फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जस्ट 2 साल के बाद आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मास पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वुमेन्स, पीजेंट्स, यहाँ पे ऊपर में फोकस करिएगा। ये वाला चीज इसके नीचे है, इसके नीचे ये चीज है, फिर इसके नीचे इनका सबका डिस्कशन हो रहा है। तो मास पार्टिसिपेशन था, वोमेन भी थी, पीजेंट्स भी थी, मर्चेंट्स भी थे। 89 डेलीगेट्स फर्स्ट राउंड में गए थे, नो कांग्रेस। 72 डेलीगेट्स गए थे, कांग्रेस पार्टिसिपेट करी थी, गांधी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस। 46 डेलीगेट्स, लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन। तो दो सेकेंड आरटीसी तक पता चल गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक कि कुछ भी सब्सटेंशियल गेन होने वाला नहीं है था। तो यहाँ पे फिर देखो डेलीगेशन कम हो जा रहा है। यहाँ पे 72, यहाँ पे 89 था, यहाँ पे घट गया, क्योंकि दूल्हा नहीं पहुंचा था, तो फिर बारातियों की इज्जत नहीं हुई, तो बाराती थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गए। ठीक है। फिर यहाँ पे दूल्हा दोबारा गया ही नहीं, मतलब हुई नहीं शादी, तो गांधी रिटर्न आ गए, तो फिर यहाँ पे और ज्यादा कम हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या रहा? 60,000 प्लस अरेस्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 34 तक चला। गांधी को अरेस्ट कर लिया गया 1930 में, रिप्रेसिव ऑर्डिनेंसेस लाए गए, और जो जो धरना वगैरह पे पाबंदी लगा दी गई। फिर उसके बाद फर्स्ट टेबल राउंड में एग्री टू कंसीडर डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश सरकार बोली ठीक है डोमिनियन स्टेटस की बात हम लोग मानेंगे, लेकिन कोई कंक्रीट आउटकम्स नहीं हुआ। गांधीज डिमांड्स रिजेक्टेड, कम्युनल टेंशन हाइटेंड, कम्युनल टेंशन और बढ़ गया। कम्युनल अवार्ड्स मेड, क्योंकि परमानेंट वाइट पेपर्स को पब्लिश किया गया 1933 में, और वही थोड़ा सा आगे बढ़ के ये आता है। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है, गांधी रिविन पैक्ट 1931 हुई, सस्पेंडेड टेम्पोरली, वही 1930 से 31 तक चला। और फर्स्ट फेज और दूसरा फेज गांधी जब वहां से निराश होके आए, तो 1932 से 34 तक, लेकिन उतना ज्यादा सब्सटेंशियल रिजल्ट यहाँ से नहीं मिला, और पार्टिसिपेशन भी लोगों का कम हुआ। ठीक है। आरटीसी ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स विलिंगनेस टू नेगोशिएट, ब्रिटिशर्स नेगोशिएट करना चाहते हैं भारतीयों के साथ, लेकिन ये दिखावा था। फेल्यूर ड्यू टू कम्युनल डिमांड्स, गांधी ने बोला कि हम किसी भी कीमत पे देश का बंटवारा, गांधी जब यहाँ से निकले थे सेकेंड आरटी से, तो जब भारत वो लौटे थे, तो वो बोले थे कि हमारे मतलब मैंने अपने देश का बंटवारा, बहुत अच्छा लाइन है, मैं भूल रहा हूँ, कि नहीं होने दिया, ऐसे करके बहुत काफी अच्छा लाइन है, उसको आप एसेज वगैरह में और आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। पूना पैक्ट हुआ 1932 कॉन्सिक्वेंसेस। ये हम लोग बात कर रहे हैं सीडीएम। यहाँ पे आरटीसी कॉन्फ्रेंस वन की बात होगी, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड, और ये ऊपर में थर्ड था, थर्ड आरटीसी थर्ड कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ऑल इंडिया डिफेंस हुआ, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी ब्रिटिश लॉस थे, डिफेंस हुआ। वुमेन्स का मैसिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा गया, खास करके सरोजनी नायडू, जो इंडिया लेवल पर
लीड कर रही थी, वुमेन उसके अंतर्गत काम करी, इंटरनेशनलाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल। इस समय तक 1930 टू 34 की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेस काफी ग्लोबल रूप में इस्टेब्लिश्ड हो गया था। तो इंडिया की बात, जैसे दांडी मार्च जो हो रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था ऑल ओवर इंडिया। अभी भी यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो मिलेगा। फर्स्ट ऑफिशियल डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गांधीज ओनली डायरेक्ट नेगोशिएशन विद ब्रिटिश, कम्युनल अवार्ड कंट्रोवर्सी के थ्रू को गांधी ने बात नहीं मानी और वहां से चलते बने। और देश का बोला, अब उन्होंने ये बोला था कि देश का मैंने बंटवारा नहीं होने दिया, ऐसे कुछ था। फाइनलाइज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और वही 1932 में दलित पॉलिटिक्स फॉर्मलाइज, जो दलित वाला था पूना पैक्ट। गांधी यरवड़ा जेल में फास्ट पे चले गए, और उनकी तबीयत काफी डिटोरिएट होने लगी, तो फिर मदन मोहन मालवीय ने मिडिल मैन का रोल निभाया, नेगोशिएटर का रोल निभाया, और गांधी को भी एग्री करा, और फिर बी आर अम्बेडकर को भी एग्री करा। और एक एक मिडिल पथ पे आए, और पूना पैक्ट को लागू नहीं होने, मतलब वो ब्रिटिश जो कम्युनल अवार्ड है उसको लागू नहीं हुआ, और रिजर्व सीट प्रोवाइड किया गया कि हम दलितों को रिजर्व सीट्स देंगे। और वो काफी अच्छे प्रोपोर्शन में बढ़ा के दिया था, सो दैट अम्बेडकर एग्रीड। वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है और याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लेना एक बार। ठीक है, मान लो अगर 20 था तो इसको बढ़ा के 80 कर दिया गया था दलितों के लिए, सो दैट यहाँ पे और ज्यादा कॉमनलाइज्ड नहीं हो। यूपीएससी फोकस एरिया, यहाँ पे ये देखना यूपीएससी क्या फोकस एरिया करती है। डांडी मार्च रूट ड्यूरेशन, रोल ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिसोबीडियंस, लाल कुर्ती भी इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब पूछ चुकी है यूपीएससी। वाई कांग्रेस बायकॉटेड, कांग्रेस ने बायकॉट क्यों किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंबेडकर स्टांस ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अंबेडकर का क्या मतलब राय था। सेकंड, आरटीसी से रिलेटेड क्या था, गांधी डिमांड वर्सेस ब्रिटिश का क्या ऑफर था। मैकडोनाल्ड्स का कॉमनल अवार्ड क्या था, इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पूना पैक्ट पूछ चुकी है, कंपैरिजन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि वो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि आगे चल के यही सब होता है। और यहाँ पे और भी रिजर्व रिजर्व रिजर्वेशन दिया जाता है, तो रिजर्वेशन की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट का और क्यूमुलेटिवली आरटीसी का। मास मूवमेंट विथ लॉ ब्रेकिंग, नेशनल लेवल पे लॉ ब्रेकिंग चल रहा था यहाँ पे। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस ऑन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रूट मैप, एक लाइन में अगर याद करना हो तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया था, टू डिस्कस द फ्यूचर रोड मैप फॉर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, बैटरी डाउन हो गया है। वायलेंट रिप्रेशन, पॉलिटिकल मैनेवरिंग, कन्फ्रंटेशन, ये सब था। कांग्रेस की ट्रेलॉजी कन्फ्रंट करो, टेम्पोररी कोऑपरेशन था 1931 में। थैंक यू। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है आरटीसी से। गांधी इरविन पैक्ट ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखेंगे तो याद भी होगा, और कहानी भी अच्छे तरीके से दिमाग में बैठेगी। कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जिन्नाज का 14 पॉइंट, 1940 में 14 पॉइंट उन्होंने रखा था। अम्बेडकर डिमांड फॉर दलित, मुस्लिम लीग ग्रोइंग सेपरेटिस्ट, मुस्लिम लीग जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। सांड सत्याग्रह, इनोवेशन, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार, इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था इस नाम से। और इनको रेड थर्ड, क्योंकि ये सोशलिस्ट टेंडेंसी के थे, और इनको खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा गांधी गांधी के अच्छे फ्लोवर थे ये। खान अब्दुल गफ्फार का नाम भी याद रखना है। और झारखंड से मैंने एक बताया था, राणा भगत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। गांधी जी ने इनको अपने पीडीसिस यानी भक्त जो होते हैं, बात मानने वाले, काफी बात मानते थे, पीडीसिस। फर्स्ट
में 89 डेलीगेट्स, सेकेंड में 72 डेलीगेट्स। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। साल्ट लॉ ब्रोकन 6 अप्रैल 1930 को, गांधी विल पैक्ट हुआ 5 मार्च 1921 को, कमला अवार्ड हुआ 16 अगस्त 1932 को। बस ऐसा ही याद रखना है। क्वेश्चन यूपीएससी का रिसेंट 2023 में, सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी मार्च पूछा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या टेस्ट हुआ कि सीडीएम का टैक्टिस। ठीक है, दांडी मार्च एक टैक्टिस थी, एक वे था टू टू गेन द वर्ल्ड्स अटेंशन, ग्लोबल अटेंशन, क्योंकि वहाँ पे मतलब नेटवर्किंग के थ्रू जर्नल, न्यूज़पेपर, लाइव टेलीकास्ट से ग्लोबल रीच बढ़ाना था। 2021 में गांधी डिमांड एट सेकेंड आरटीसी, उन्होंने करा, डिमांड नहीं मिला। पूर्ण स्वराज वर्सेस डोमिनियन स्टेटस, यहाँ पे चेक करा गया कि डोमिनियन स्टेटस तो दे रही थी ब्रिटिशर्स की, हम चलो इस पे बात करेंगे, बट गांधी वॉज डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 2019 में पूना पैक्ट इन टर्म्स पूछा गया। इसमें क्या टेस्ट करना चाह रही है कि आपको मालूम है कि नहीं पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है, दलित से है कि जनरल से है कि ओबीसी से है। बस यही है, 3 चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग एंसेंट स्टार्ट करते हैं। 2 दिन 2.5 दिन में एंसेंट कर लेंगे, 2.5 दिन में मैराबल कर लेंगे, 2.5 दिन में, 2 दिन में ज्योग्राफी कर लेंगे, 2 दिन में इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के चीजें देख लेंगे। तो इतना काफी होगा। और एक दिन में यूपीएससी के 2024 क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। और कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशंस देखेंगे। अगर हम बोलें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन किसको किसको चाहिए, तो कौन कौन अटेंड करेंगे? सब अटेंड करेंगे? यस सर। ये सर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन यस जरूर सर। लेना। सब अटेंड करेंगे। तो पुराने वाले कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं उनको प्राइवेट में डाल देंगे यूट्यूब पे, प्राइवेट लिंक सर जनरेट ऐसा कर करके। लीजिए, वो सर जो आपको बोलिए, सही लगे। जो हमको वो सही भी ठीक लगे। है सर, उसमें हम स्पीड स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं उसमें। ठीक है, देखते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे सेशंस तो हम लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं करा था। ठीक है, दे आर 24%, 24 हमको लगता है कि सीरियस है। ठीक है, 24 एस्पिरेंट्स अभी तक देख रहे हैं सेशन को, और लगे रहिए, 21 डेज रिमेनिंग। और 21 डेज बहुत होता है रिवीजन के लिए। ठीक है, नाजमीन शेख, ठीक है। तो 21 डेज काफी होता है, बिलीव मी, बड़े भाई की तरह आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। 20 डेज काफी होता है, सब चीज तो पढ़ लिया है, सब चीज पढ़ लिया है, बस एक्टिव मतलब प्रेशराइज्ड में नहीं बैठ, सर नीचे कर लिए और पढ़ रहे हैं, मतलब चिल होके पढ़। फ्रीक्वेंट ब्रेक लीजिए, फ्रीक्वेंट जितना ब्रेक लीजिएगा 35 मिनट्स और 50 मिनट्स पे, उतना इफिशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, लंच के बाद पावर नैप लीजिए 15 मिनट का। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, मेरे साथ क्या होता है अक्सर कि अगर हम रात में 1 घंटे कम सोते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बजे के बाद सोते हैं, 1:30 बजे, 2 बजे, तो मुझे 7:30 उठ जाना है क्योंकि ऑफिस जाना है। अगर कम नींद होता है ना, तो पूरा ऑफिस का जो ये 11.5 घंटे का मेरा जो शिफ्ट होता है वो बेकार, 10.5 घंटे का वो पूरा बेकार जाता है। माइंड भारी भारी सा रहता है, फिर थक के वहां से आते हैं, यहाँ भी माइंड भारी। पूरा वो 17-18 घंटा खराब कर देता है 1 घंटा कम सोने से। तो स्टूडेंट को लगता है कि हम 1 घंटा कम सो के हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो इल्यूजन में है। ठीक है, कि वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वही 1 घंटा आप ज्यादा सो लो, 1 बजे के बदले 12 बजे सो जाइए, या सुबह में 1 घंटे लेट से अलार्म को आगे बढ़ा दीजिए। वो 16-17 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी प्रोडक्टिव जाएगा। और कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं, किसी को कुछ पता नहीं है, कहाँ का पढ़ा हुआ चीज आपके एग्जाम में क्लिक कर जाए और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसा गलती नहीं करना है कि हम 1 घंटा कम सोएंगे तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो गई। इसका निगेटिव असर हो सकता है कि आने वाला 16-17 घंटा जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपने सोच रखा है कि आज ये कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, वो हैम्पर हो सकता है। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनिए, अगर हम बता रहे हैं तो उसको फॉलो करिए थोड़ा सा। 1 घंटा ज्यादा ही सोइए आप, और 14 घंटे की जगह, 16 घंटे की जगह 1 घंटा कम पढ़िए, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, और ये जो चीज है ये मैंने कहाँ से निकाला, डिफरेंट एग्जाम से निकाला और स्पेक्ट्रम से निकाला।
तो ये आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये डॉक्यूमेंट्स प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, प्रायोरिटी होना चाहिए आपका स्पेक्ट्रम, क्लास नोट्स जो सेक्शनल और मॉक टेस्ट लगाए हैं वहां पे जाके एनालाइज करना है। ये मैंने बता दिया, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट लगा के, लेकिन ये आपका मेन सोर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पानी बेचने वाला हूँ, सपोज एक गिलास का 2 रुपया चार्ज करता हूँ, और एक रेगिस्तान इलाका है और मैंने वहां पे अपना दुकान खोल लिया, जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं लोग आ रहे हैं उनको एक गिलास में 2 रुपये, 2 रुपया में एक गिलास पानी पिला रहे हैं। तो आपको भी यूपीएससी में मास्टरी हासिल करनी है, तो आप क्या सोचोगे कि ज्यादा पानी पी लें, बगल में दुकान कर लें, क्या करोगे? आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैं पानी कहाँ से, रेगिस्तान में मतलब ड्राउट एरिया है, ठीक है, पानी की दिक्कत है, तो मैं पानी कहाँ से लाता हूँ, सोर्स मेरा क्या है। तो आप ज्यादा समझदार होंगे तो आप फोकस करेंगे कि मैं पानी कहाँ से लाता हूँ, तो मैं 5 किलोमीटर कुएं में जाता हूँ, वहां से पानी लेके आता हूँ। तो आपको मेरा सोर्स देखना है कि मैं कहाँ से लेके आता हूँ, तो आपको कुएं का रास्ता खोजना है। कुआं क्या है, आपका जो मेन सोर्स है वो क्वालिटी है, लक्ष्मीकांत है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हर सेशन में हम एक आप 2026 वालों को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार आर्ट एंड कल्चर का हम जस्ट 1 मिनट में बताते हैं आपको। आर्ट एंड कल्चर, जैसे हमें अटेम्प्ट देना है आर्ट एंड कल्चर, सोर्स क्या है? सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखना है, लेकिन चलो पीवाईक्यू नहीं देखो, डायरेक्ट सोर्स पे आते हैं हम लोग। नितिन सिंघानिया का बुक, वो भी सिलेक्टिवली। नितिन सिंघानिया का बुक है, अभी तो बल्कि हो गया है, जब मैं लिया था तो 5th एडिशन था या 4th एडिशन था। तो मान लेते हैं 500 पेजेज या 400 पेजेज, अभी नए वाले में कितना है नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि 250 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़ने होंगे। मतलब मैं एक्सट्रीम पे जाके बोल रहा हूँ कि 250 पेजेस को नहीं पढ़ना होता, और एक दिन में एक हेल्दी एस्पिरेंट 60 पेजेस पढ़ सकता है, यानी 4.5 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा आराम से, रील वगैरह देख के, इंस्टाग्राम चला के, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सोर्स हमारा होता है फाइन आर्ट्स, क्लास 12 का। एक रेड कलर की एनसीईआरटी की बुक आती है वो, उसमें 110 120 पेजेज है मैक्सिमम। 120 पेजेज है, मुझे याद है, मैंने बहुत बार उसको पढ़ा है। 2 डेज, 2 डेज। फिर उसके बाद प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, 2 डेज में इसको कर लेंगे और शॉर्ट नोट मैक्स बना लेंगे, ठीक है, सिलेक्टिव पढ़ना है। और मेंस का पीवाईक्यू, इसमें चलो 3 डेज लगा लिए, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट, मतलब मैं ज्यादा ज्यादा बोल रहा हूँ। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हम 7 लगा लिए और 700 क्वेश्चन हमारे पास हो गया। और इसमें से मान लो 300 बना, 400 नहीं बना, तो 400 का शॉर्ट नोट्स बना लिया। ये 3 डेज में, 3.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और फिर अगर आप पेयर हो रहे हैं एग्जाम में, मॉक दे रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया या मिस हो गया या कुछ वैल्यू एडिशन या न्यूज़पेपर में आर्ट एंड कल्चर से कहीं पे एक्सकर्वेशन हुआ या कुछ फाइंडिंग हुई, तो उसको ऐड ऑन करते जाना है। साढ़े 3 दिन, 3 दिन, साढ़े 6 दिन, साढ़े 8 दिन, साढ़े 10 दिन, साढ़े 10 दिन और 5 दिन, 15 दिन, 15 दिन, 15 डेज। मैं बोल रहा हूँ कि 25 डेज लो ना और कंप्लीट करो, लेकिन 25 डेज आप लोग रेगुलर पढ़ ही नहीं पाएंगे, जो आजकल के सर नितिन स्टूडेंट्स हैं। सिंघानिया से कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, कौन से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, जब स्टार्ट करोगे तो हमसे कंसल्ट करना, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम फिनिश होता है तो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, कर लेना। स्टार्टिंग करो इंडस वैली सिविलाइजेशन से और बुद्धिज्म और जैनिज्म से, फिर फोटो खींच के भेज दो, हम कर देंगे। सब कुछ कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पूछना है, आप समझोगे। 15 दिन का टारगेट है, 25 डेज। आजकल के जो स्टूडेंट्स है ना, मैं करोल बाग में ही रहता हूँ साढ़े 10 घंटा 11 घंटा, लंच करने भी करोल बाग स्टूडेंट के साथ ही हम लंच करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। सारा मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ। 25 डेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आजकल हो ही नहीं रहे कि 25 डेज सुबह उठे और बुक्स में लगे, पहला ये कंप्लीट किया, फिर ये करा, फिर ये करा, ये करा, ये करा। 3 दिन होता, अभी योगेश नहीं है, अभी उसको क्लास लगाना था, वो मुझे हरास कर रहा है। 3 दिन पढ़ेगा, चौथा दिन मैसेज करेगा। ये 25 डेज कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, और यही 3 साल 4 साल 5 साल हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं। ठीक है, कल एनसीएंट के साथ मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर। और 21 डेज बहुत होता है, बिलीव मी, मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ। 21 डेज डिवीजन के लिए, 21 डेज और 14 घंटा या 12 घंटा भी पढ़ते हो, कितना हुआ? 12 × 1 = 12, और बाद में 24 × 1 = 25, 252 घंटे आपके पास होते हैं रिवीजन करने के लिए। बहुत होता है। ठीक है, बहुत होता है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और जितना टाइम आपके हाथ में अवेलेबल है ईमानदारी से उसको इफेक्टिवली पूरा करिए। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। टेक केयर।